जिन बच्चों इस समय आप लोग मामला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर कणों के निकाय तथा घूर्णी गति यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेटरी मोशन के अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बुक खोलें और क्वेश्चन देखें। ये सब न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। एक कार का भार 1800 किलोग्राम है, 1800 किलोग्राम है, इसकी अगली और पिछली धुरियों के बीच की दूरी 1.8 मीटर है। तो देखिए ये अगली धुरी वहीं होगी जहां अगला पहिया होगा, तो अगला पहिया यहाँ है, पिछला पहिया यहाँ है और दोनों के बीच की दूरी दी गई है 1.8 मीटर। इसका गुरुत्व केंद्र अगली धुरी से 1.05 मीटर पीछे है। अगली धुरी से 1.05 मीटर की दूरी पर इसका गुरुत्व केंद्र है। तो गुरुत्व केंद्र जहाँ होता है वहीं पर पिंड का भार काम करता है। ये गुरुत्व केंद्र है, जी है, और यहीं पर पिंड का भार यानी कार का भार काम करेगा और कार का भार आपको दिया हुआ है 1800 किलोग्राम। और देखें अब ज़रा एक चीज़ देख लिया जाए कि अगर इन दोनों धुरियों या कह लीजिए दोनों पहियों के बीच की दूरी 1.8 मीटर है और गुरुत्व केंद्र अगले पहिए से 1.05 मीटर की दूरी पर है, तो पिछले पहिए से इसकी दूरी कितनी होगी? तो 1.8 में से 1.05 को हम घटा दें तो ये निकल जाएगा 0.75 मीटर। यानी गुरुत्व केंद्र पहले पहिए से पिछले पहिए से 0.75 मीटर की दूरी पर और अगले पहिए से 1.05 मीटर की दूरी पर कार्य कर रहा है। समतल धरती द्वारा इसके अगले और पिछले पहिए पर लगने वाला बल कितना होगा यह ज्ञात कीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए आपसे पूछा जा रहा कि अगले और पिछले पहिए पर लगने वाला बल, तो बल जो होता है प्रतिक्रिया बल होता है। तो प्रतिक्रिया बल हमेशा ऊपर के तरफ, पहिया नीचे के तरफ बल लगाएगा तो प्रतिक्रिया ऊपर के तरफ लगेगी। और इस प्रकार ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखें कि इसमें क्या होगा। तो अब अगर जो है हम यहाँ पर देखें तो चूँकि इसका भार जो है दो भागों में विभाजित हो जाएगा। कार का जो भार है वो अगले पहिए और पिछले पहिए दोनों पहियों पर विभाजित हो जाता है। तो दोनों पहियों पर विभाजित हो जाता है, इसलिए इसकी प्रतिक्रिया जो होती है दोगुनी हो जाती है। यानी पहले पहिए की भी प्रतिक्रिया दोगुनी हो जाएगी और अगले पहिए की भी प्रतिक्रिया दोगुनी हो जाएगी। और एक चीज़ देखें, जब कोई पिंड संतुलन में होता है ना, तो ऊपर की तरफ लगने वाला कुल बल नीचे की तरफ लगने वाले कुल बल के बराबर हो जाता है। तो ज़रा देखें, ऊपर की तरफ लगने वाला बल 2r1 है और प्लस 2r2 है और नीचे के तरफ लगने वाला बल कार का भार है और कार का जो भार है वो 1800 किलोग्राम है। तो देखें एक काम करते हैं हम, यहाँ से 2 से अगर दोनों पक्षों में भाग दे दें तो ये r1 प्लस r2 बराबर ये हो जाएगा 900। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इसका प्रयोग करेंगे। अब देखें हम g के परितः आघूर्ण ले लेते हैं, यहाँ लिख देंगे g के परितः आघूर्ण लेने पर, तो g के परितः जब आघूर्ण लेंगे
तो जी के एक तरफ का बल गुणे लंबवत दूरी, और ये बराबर हो जाएगा जी के दूसरे तरफ का बल गुणे लंबवत दूरी। तो देखिए जी के एक तरफ, यहाँ इधर देखते हैं, जी के एक तरफ लगने वाला जो बल है वह 2r1 है, और लंबवत दूरी जो दी गई है वह 1.05 है। और ये बराबर देखिए जी के दूसरे तरफ लगने वाला जो बल है वह 2r2 है, और ये लंबवत दूरी 0.75 है। तो आघूर्ण में यही होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो जब गुरुत्व केंद्र के परितः आघूर्ण लेंगे तो इसके एक तरफ का बल गुणे लंबवत दूरी दूसरे तरफ के बल गुणे लंबवत दूरी के बराबर होगा। अब देखिए 2 से हम चाहें तो इसको कटा सकते हैं। अब ये हो गया, यहाँ से r1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 0.75 r2, और नीचे हो जाएगा 1.05। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम जो है इसको सॉल्व करें तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिया जाए, तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे तो ये 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 105, और ये हो गया r2। अच्छा, अगर हम चाहें तो 15 से इसको कटा भी सकते हैं, तो 15 से कटाएंगे तो 15 5 75 हो जाएगा, और 15 7 105 होता है। तो अब यहाँ से r1 की जो वैल्यू निकल रही है ये 5/7 r2 निकल रही है। अब जानते हैं क्या करेंगे, r1 का मान हम यहाँ r1 प्लस r2 है ना, तो r1 का मान यहाँ रख देते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और आप लिख लीजिए कि समीकरण 2 से r1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए मैं रख देता हूँ। तो r1 के जगह पे 5/7 r2 और प्लस हो जाएगा 2r2, और ये बराबर हो जाएगा 1800। अब देखिए छुटा है, गलत हो रहा है, हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखें। तो समीकरण नंबर 1 में r1 प्लस r2 है, तो r1 की वैल्यू है 5/7, और ये है r2, और प्लस है r2 इजकल टू है 900। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो देखिए ये 7r2 प्लस 5r2, 7 और 5 हो जाएगा 12r2 अपान हो जाएगा 7 इजकल टू 900 हो जाएगा। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो देखें r2 की वैल्यू क्या निकल रही है, तो r2 की वैल्यू निकालेंगे तो 900, 7 यहाँ आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व किया जाए तो देखें, इसको जो है 3 से कटाया जाए तो 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और फिर 3 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 300। अच्छा, अगर जो है 4 से भाग दें तो 4 से कट जाएगा, ये जो है 75 हो जाएगा। 4 से अगर कटा देंगे तो 75, 4 7 चौक 28, ठीक है 75 हो जाएगा। इससे कटा देंगे तो ये 75 हो जाएगा। तो R2 इजकल टू हो गया 75 इंटू 7, और गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 525 न्यूटन। न्यूटन नहीं बल्कि किलोग्राम में दिया है ना, तो इसको किलोग्राम भार हम लिखेंगे, किलोग्राम भार में हो जाएगा, ये न्यूटन में नहीं होगा। जब किलोग्राम भार में गुरुत्वाकर्षण से गुणा कर देते हैं तब जाके न्यूटन में बदलता है। तो ये R2 का मान निकल गया। अब R2 का मान हम रख ले तो R1 का मान निकल जाएगा। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू है 525, और ये बराबर है 900। अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू तो देखें क्या मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका R1 इज इक्वल टू 900 माइनस 525,
तो अब जो है इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ हो गया आपका 9, 9 में से 2 जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ 8, 8 में से 5 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 375, और ये भी किलोग्राम भार में होगा, किलोग्राम वेट या किलोग्राम भार में होगा। अब अगर आप चाहते हैं न्यूटन में कन्वर्ट करना, तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देंगे, 9.8 से गुणा कर देंगे, तो दोनों न्यूटन में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार आपसे यही पूछा जा रहा था कि इसके अगले और पिछले पहिए पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो हमने दोनों बलों की गणना कर ली, और इस प्रकार ये जो न्यूमेरिकल नंबर 9 था ये कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। किसी गोले का, देखिए एक गोला हमने बना दिया है, किसी गोले का उसके किसी अक्ष के परितः, देखिए इसका अक्ष AB है, तो अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो अक्ष AB है, तो AB के परितः जड़त्व आघूर्ण को हम IAB लिख सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr² के बराबर है, जहाँ यम गोले का द्रव्यमान, इस गोले का द्रव्यमान यम है एवं इसकी त्रिज्या r है। गोले पर खींची गई स्पर्श रेखा के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ है, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा जो अक्ष का काम कर रही है, तो इसके परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि जब ऐसी स्थिति आती है तो समांतर अक्षों का प्रमेय लगता है। तो समांतर अक्षों के प्रमेय से, तो देखिए समांतर अक्षों के प्रमेय से क्या होगा कि I = IAB माने AB के परितः जड़त्व आघूर्ण और प्लस होता है mr²। हमने आपको समांतर अक्षों के प्रमेय में बताया था। तो अब हो जाएगा I = IAB की वैल्यू 2/5 mr² और प्लस हो जाएगा mr²। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 5 mr² प्लस 2 हो जाएगा 7/5 mr²। तो ये A पार्ट था, A पार्ट जो है सॉल्व होता है। अब इसी तरह से इसका B पार्ट कहा जा रहा है, तो ज़रा B पार्ट देखें कि B पार्ट में क्या होगा। तो इसके B पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि यम द्रव्यमान एवं r त्रिज्या वाली किसी डिस्क का इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, कोई डिस्क है, डिस्क माने छल्ला है, तो कोई डिस्क है जिसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ है। तो देखें व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण को हम ID से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। D का मतलब डायामीटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू डायामीटर। तो ये आपको दिया हुआ है प्रश्न में mr²/4 यानी 1/4 mr²। तो डिस्क के लंबवत, जरा ध्यान दीजिएगा, लंबवत कह रहा है, डिस्क के लंबवत इसकी कोर से गुजरने वाले अक्ष के परितः इस चकती का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो लंबवत भी कह रहा है और फिर आपसे कह रहा है कि अक्ष के परितः, यानी यहाँ लंबवत भी कहा जा रहा है और अक्ष के परितः भी कहा जा रहा है।
तो पहले आपको मालूम है कि जड़त्व आघूर्ण जो होता है, जब लंबवत कह रहा है तो यहाँ पर लंब अक्ष का प्रमेय लगेगा, और लंब अक्ष का प्रमेय आपको मालूम है I = IX + I होता है। तो हम आपको बता दें कि यक्ष के परितः भी जड़त्व आघूर्ण ID के बराबर होगा, और Y अक्ष के परितः भी जड़त्व आघूर्ण ID के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 1/4 mr² प्लस 1/4 mr², दोनों को जोड़ देंगे तो 2/4 हो जाएगा, और 2/4 का मतलब हो जाएगा 1/2 mr²। तो ये तो लंब हो गया, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि फिर अक्ष के परितः, तो जब अक्ष के परितः कहेगा तो फिर यहाँ पर समांतर अक्ष का प्रमेय लगा देंगे, यानी अगर कुल जड़त्व आघूर्ण I' हो तो I प्लस हो जाएगा mr²। यही हम लोग समांतर अक्ष के प्रमेय में पढ़े हैं। तो I' = I की वैल्यू है ½ mr² प्लस हो जाएगा mr², इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 mr²। तो पहली स्थिति में जड़त्व आघूर्ण आपसे पूछा जा रहा था, तो ये था 7/5 mr², और दूसरी स्थिति में जड़त्व आघूर्ण है, ये है 3/2 mr²। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। समान द्रव्यमान और त्रिज्या के एक खोखले बेलन और एक ठोस गोले पर समान परिमाण के बल आघूर्ण लगाए गए हैं। याद रखे रहिएगा, प्रश्न में कहा जा रहा है कि खोखला गोला और बेलन, खोखला बेलन और ठोस गोला दोनों पर समान परिमाण का बल आघूर्ण लगाया गया है। तो देखें, खोखले बेलन का उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हम I1 मान लें, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि खोखले बेलन का उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण mr² होता है, और अगर ठोस गोला हो तो ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण लेते हैं, और ये जो होता है 2/5 mr² के बराबर होता है। इसको याद रखे रहिएगा, खोखले बेलन का उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण mr², और ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr² होता है। इसको आप याद रखे रहिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, बेलन अपनी सामान्य सममित अक्ष के परितः घूम सकता है, और गोला अपने केंद्र से गुजरने वाली किसी अक्ष के परितः घूम सकता है। एक दिए समय के बाद दोनों में से कौन अधिक चाल प्राप्त कर लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। हम मान लेते हैं कि खोखले बेलन का कोणीय त्वरण α1 और ठोस गोले का कोणीय त्वरण α2 है। आपको मालूम है कि τ होता है I × α, बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के मध्य संबंध हमने बताया था। तो अब यहाँ से अगर τ1 की वैल्यू निकाले तो I1 α1 हो जाएगा, τ2 की वैल्यू निकालेंगे तो I2 α2 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि बल आघूर्ण दोनों के आपस में बराबर हैं, तो τ1 की वैल्यू होगी I1 α1 और τ2 की वैल्यू होगी I2 α2। अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यू रखते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है।
तो I1 की वैल्यू है mr² अल्फा 1 और I2 की वैल्यू है 2/5 mr² अल्फा 2। तो mr² से mr² कैंसिल हो जाएगा। अल्फा 1 = 2/5 अल्फा 2। तो अगर अल्फा 2 की वैल्यू हम निकालें तो ये इधर आ जाएगा 5/2 अल्फा 1। इसका मतलब अल्फा 1 कोणीय त्वरण होता है और कोणीय त्वरण अधिक उसका होता है जिसका वेग अधिक होता है, यानी जिसके वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन ज्यादा होता है। तो जब अल्फा 1 में 5/2 से गुणा कर रहे हैं तो अल्फा 2 निकल रहा है। अल्फा 2 ठोस गोले का कोणीय त्वरण है और अल्फा 1 खोखले बेलन का कोणीय त्वरण है। तो खोखले बेलन के कोणीय त्वरण में जब 5/2 से गुणा कर रहे हैं तो यह ठोस गोले के कोणीय त्वरण के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कि ठोस गोले का जो कोणीय त्वरण है वो अधिक है। तो जब ठोस गोले का कोणीय त्वरण अधिक होगा तो इसकी चाल भी अधिक होगी। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि किसकी कोणीय चाल अधिक होगी, तो ठोस गोले की जो कोणीय चाल है ये अधिक होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ठोस बेलन जिसका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 20 किलोग्राम। द्रव्यमान का एक ठोस बेलन अपने अक्ष के परितः 100 रेडियन पर सेकंड के कोणीय चाल से घूम रहा है। तो कोणीय चाल दिया हुआ है, कोणीय चाल ओमेगा होता है और ओमेगा की वैल्यू 100 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है। और फिर देखें बेलन की त्रिज्या r की वैल्यू आपको दी गई है, ये 0.25 मीटर। तो बेलन के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? तो बेलन है, तो बेलन के घूर्णन से पूछ रहा है कि बेलन के घूर्णन से संबद्ध गतिज ऊर्जा। तो घूर्णन से संबद्ध जो गतिज ऊर्जा होती है वो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है। और घूर्णन गतिज ऊर्जा आपको बताया गया था कि 12 I⍵² होता है घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र। लेकिन एक चीज देखें, यहाँ पर दिया हुआ है बेलन, तो बेलन का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो 12 mr² के इक्वल होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो K = 12 और I के जगह पे रख देते हैं 12 mr², ये हो जाएगा mr² और फिर हो जाएगा ω², यानी K = हो जाएगा 1/4 mr² ω²। और इसको अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं। K = 1/4, m की वैल्यू है 20 और r का मान है 0.25। तो r का स्क्वायर है तो 25 का वर्ग 625 होता है। तो 625, लेकिन दशमलव का 2 अंक है तो यहाँ वर्ग करेंगे दशमलव का 4 अंक होगा। तो ये हो जाएगा 0.0625 और फिर ये हो जाएगा, आप देखें ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा 100 है, स्क्वायर कर देंगे तो 100 × 100 हो जाएगा। अब जरा देखें तो 4 से इसको कटा दीजिए 5 हो जाएगा। और ज़रा देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखें तो अब अगर यहाँ से 2 0 हटाते हैं तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद फिर जो है यहाँ अगर फिर 2 0 से गुणा करें तो ये 625 हो जाएगा। अब 625 में
5 से गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3125 जूल। तो आपसे घूर्णन गतिज ऊर्जा पूछी जा रही थी, घूर्णन गतिज ऊर्जा 3125 जूल के बराबर हो गई। अब बेलन का अपने अक्ष के परितः कोणीय संवेग पूछ रहा है, तो कोणीय संवेग जो होता है यहाँ मैं निकाल दूं, कोणीय संवेग J बराबर I इंटू ओमेगा होता है। तो J इजकल टू I, तो I तो अभी आपने देखा ही था कि हाफ यम आर स्क्वायर था इंटू ओमेगा, तो ये हो गया हाफ एम की वैल्यू 20 और आर का स्क्वायर यानी 0.25 का वर्ग, तो 0.0625 और ओमेगा की वैल्यू 100। फिर क्या होगा ज़रा देखिए, एक ज़ीरो हटाते हैं दशमलव यहाँ आता है, 2 ज़ीरो हटाएंगे दशमलव यहाँ आएगा और फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो J बराबर हो जाएगा 62.5 और ये कोणीय संवेग है तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये कोणीय संवेग निकला। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, यह क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व होता है और हमें उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आज आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।